नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के आप सभी के लिए एसी सर्किट के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जहां पर आप लोगों को डाउट बहुत होती है और 90% विद्यार्थी यहां पर जो है कंफ्यूज रहते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, इंडक्टेंस क्या है, कैपेसिटेंस क्या है। यहाँ तक तो उनको क्लियर रहता है रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, यानी धारितीय प्रतिघात क्या है, प्रतिघात क्या है और प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस क्या है। वो इनके मान को तो यूज करते हैं लेकिन इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, उनके पास इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और देखते हैं कि ये टॉपिक को हम कैसे क्लियर करें। तो रेजिस्टेंस के बारे में आपको मैं बताता हूं दोस्तों। आप जानते हैं पदार्थ का वह गुण जो धारा प्रवाह का विरोध करता है। इसका मतलब मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, मान लीजिए 10 एम्पियर की। कंडक्टर में करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है 10 एम्पियर की। तो अगर इसके मार्ग में एक रेजिस्टेंस होगा तो ये इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर रेजिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे 2 ओम है और इस रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज कर दें, यहाँ पे कर दें 20 ओम, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आने वाली करंट का मान कितना हो गया, 10 गुना बढ़ गया। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, 10 गुना कम हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है, यानी जो करंट बह रही है, धारा बह रही है, उसके प्रवाह का विरोध करता है। रेजिस्टेंस का मान जितना ज़्यादा होता है करंट का मान उतना ही कम होता है। अब यहाँ पर देखते हैं इंडक्टेंस क्या है। तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ये केवल एसी परिपथ में होते हैं, आपको याद रखना है, ये एसी परिपथ में होते हैं। आर केवल डीसी परिपथ में होता है। आर केवल किस में होता है, डीसी परिपथ में होता है। और तीनों मिल जाते हैं तो ये बन जाता है आपका एसी परिपथ। ओके, तो एसी परिपथ में दो और चीजें जुड़ जाती हैं, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो आप जानते हैं कि एसी धारा और वोल्टेज का मान लगातार क्या होता है, परिवर्तित होता है। एसी धारा और वोल्टेज का मान लगातार क्या होता है, परिवर्तित होता है, जबकि डीसी धारा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसका मान नहीं बदलता है। तो एसी धारा और वोल्टेज का मान लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसका मान 0 है, फिर बढ़ते हुए इसका मान क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, और फिर घटते हुए इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये मान लीजिए आपकी क्या है, धारा है, तो धारा का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो पदार्थ का वह गुण जो धारा के परिवर्तन का विरोध करता है, पदार्थ का वह गुण जो धारा के परिवर्तन यानी धारा का मान जो बदल रहा है, धारा के परिवर्तन का विरोध करता है, उसे कहते हैं प्रेरकत्व। क्या कहते हैं, इंडक्टेंस या प्रेरकत्व। और प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। ओके, तो प्रेरकत्व क्या करता है, धारा के प्रवाह का धारा के परिवर्तन का विरोध करता है, यानी धारा के मान में जो कमी वृद्धि हो रही है उसको रोकना चाहता है, वो धारा को एक स्थिर मान पर बनाए रखना चाहता है। ओके, और कैपेसिटेंस क्या है, तो कैपेसिटेंस पदार्थ का वह गुण है जो वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। तो कैपेसिटेंस वोल्टेज को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करता है, उसके घटते और बढ़ते मान का क्या करता है, अपोज करता है। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुए। प्रतिरोध धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रेरकत्व धारा के परिवर्तन का विरोध करता है, और धारिता यानी कैपेसिटेंस ये वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है। तो चूंकि एसी परिपथों में वोल्टेज और धारा दोनों के मान में और दिशा दोनों में परिवर्तन होता है, इसलिए एसी परिपथों में डीसी परिपथों की अपेक्षा 2 और गुण पाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है प्रेरकत्व और धारिता कहा जाता है। ओके, अब प्रेरकीय प्रतिघात क्या है। तो प्रेरकत्व को आपको मालूम है, प्रेरकत्व को आप दिखाते हैं, प्रेरकत्व को प्रदर्शित करते हैं, प्रेरकत्व को आप दिखाते हैं एल अक्षर से, और प्रेरकत्व का सिंबल होता है कॉइल आपकी। ओके, तो कॉइल जो है, सारी कॉइल तो प्योर अग्नि इंडक्टिव होंगी नहीं, कुछ कॉइल अग्नि जो व्यवहारिक होंगी उनमें थोड़ा सा रजिस्टिव नेचर भी होगा।
तो कॉइल द्वारा धारा के प्रवाह में, कॉइल द्वारा धारा के प्रवाह में जो रुकावट डाली जाती है उसी को कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। ओके, कॉइल द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट पड़ती है उसको कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, और एक्सएल बराबर होता है 2 पाई FL। ओके, कितना होता है एक्सएल बराबर 2 पाई FL। तो प्रेरकत्व तो धारा के परिवर्तन का विरोध करता है, लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा सा गुण है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसी को कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसे दिखाते हैं एक्सएल से। ओके, इसी प्रकार धारिता यानी कैपेसिटेंस में भी कुछ धारा प्रवाह का विरोध करने का गुण होता है। तो आप धारिता को यानी संधारित्र को दिखाएंगे, संधारित्र की धारिता C, और इसको आप दिखाएंगे इस सिंबल द्वारा, संधारित्र की धारिता C के द्वारा, और इसको दिखाएंगे संधारित्र की धारिता यानी धारितीय प्रतिघात जो इसके अंदर धारा के विरोध करने का गुण है वो कहेंगे XC। XC बराबर 1/ωc यानी कि 1/2 पाई FC। ओके, तो धारितीय प्रतिघात धारा के प्रवाह का विरोध करती है, लेकिन धारिता वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। धारिता का मात्रक आपको मालूम है फैरेड है, क्या है? धारिता का मात्रक क्या है? फैरेड। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? हेनरी। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। ओके, लेकिन धारितीय प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल का मात्रक क्या होगा? ओम होगा। अग्नि धारितीय प्रतिघात XC का मात्रक क्या होगा? ओम होगा। ओके, तो इनके मात्रक भी क्या होंगे? ओम होंगे, क्योंकि ओम ओम जहां पर मात्रक है, ओम जहां मात्रक है वहां पर आप समझिए धारा का विरोध हो रहा है। ओके, और जहां पर अन्य मात्रक है वहां पर धारा का विरोध नहीं हो रहा है। तो धारितीय प्रतिघात तक आप समझ गए। अब जानते हैं प्रतिघात। तो दोनों प्रतिघात जब जुड़ जाते हैं, दोनों का संयुक्त विरोध हो जाता है, तो उसे कहते हैं प्रतिघात। प्रतिघात X बराबर XL माइनस XC। ओके, यानी प्रेरकीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात का जो अंतर होता है उसी को प्रतिघात या रिएक्टेंस कहा जाता है। अर्थात किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरक और संधारित्र दोनों संयुक्त रूप से जो धारा का विरोध करते हैं, जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं, उसी को प्रतिघात कहा जाता है। XL बराबर X बराबर XL माइनस XC, और इसका मात्रक X का मात्रक भी होता है ओम। X का मात्रक भी क्या होता है? ओम। ओके, अब आ जाता है प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस। प्रतिबाधा का मतलब होता है Z से, और Z का मतलब होता है जब प्रतिरोध, प्रेरकत्व का जो प्रवाह का विरोध है XL, और जो संधारित्र में धारिता के प्रवाह का विरोध है यानी कि XC, जब ये तीनों मिलकर के धारा के प्रवाह का संयुक्त विरोध करते हैं तब इस विरोध को कहा जाता है इम्पीडेंस यानी कि प्रतिबाधा कहा जाता है। तो प्रतिरोध पहले ही धारा के प्रवाह का विरोध कर रहा है, लेकिन संधारित्र और प्रेरकत्व भी धारा के मार्ग में कुछ रुकावट डाल रहे हैं, उसको आप रिएक्टेंस कहेंगे। और जब इन तीनों का एक संयुक्त विरोध हो जाता है तो इसी को आप क्या कहते हैं? इम्पीडेंस कहते हैं। तो AC परिपथों में धारा का संयुक्त विरोध होता है, उसको कहा जाता है इम्पीडेंस। तो Z बराबर होता है, Z बराबर √R² प्लस X²। ऑलरेडी हमने आपको AC सर्किट में RLC में LC में ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है। यह हो जाएगा Z बराबर √R² धन XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो Z AC परिपथों में धारा के विरोध का संयुक्त रूप है। AC परिपथ में अगर धारा निकालेंगे तो AC परिपथ में धारा हो जाएगी, परिपथ में धारा, AC परिपथ में धारा I बराबर हो जाएगी V/Z के। आपको याद रखना है, AC परिपथ में धारा आप निकालेंगे I बराबर V/Z के, लेकिन DC परिपथ में धारा निकालेंगे, DC परिपथ में धारा हो जाएगी, DC परिपथ में धारा I बराबर हो जाएगी V/R के। एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि DC परिपथ में जो धारा का विरोध है वो I बराबर V/R है, क्योंकि DC परिपथ में ना तो प्रेरकत्व का गुण है और ना ही धारिता का गुण है, लेकिन AC परिपथ में प्रतिरोध का भी गुण है, प्रेरकत्व का भी गुण है और धारिता का भी गुण है। तो इसलिए वहां पर धारा का संयुक्त विरोध Z के द्वारा किया जाता है। Z RLC तीनों का संयुक्त विरोध है, और जबकि DC परिपथ में केवल विरोध R होता है। अब DC परिपथ में केवल प्रतिरोध क्यों होता है?
एल और सी क्यों नहीं होते? क्योंकि डीसी धारा का मान नियत रहता है, ना तो डीसी वोल्टेज का मान बदलता है, ना तो डीसी धारा का मान बदलता है, ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं। आपको मालूम होगा कि डीसी परिपथों का पर ओम का नियम लागू होता है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज व धारा के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होती है। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया तो जरूर हमें कमेंट बताइए, या इनमें से किसी भी पॉइंट पर आपको कोई भी समस्या हो रही है तो उसे हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आप लोगों के सामने मैं आगे और वीडियो क्लियर कर सकूं। आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।